हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कक्षा 6 की इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी है अध्याय 8। हम 7 अध्याय तक मैं छोटी छोटी वीडियोस डाल चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप देख सकते हैं। तो और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं सारे चैप्टर्स को एक साथ कवर करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप एक वीडियो देखें और आपके 4-5 चैप्टर्स एक साथ कवर हो जाएं। तो आज मैं हिस्ट्री क्लास 6 की ख़त्म कर दूंगी। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 पूरे 12 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। 7 हम लोग कर चुके हैं और आज इस वीडियो में आपको 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। और अगर जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, जिससे कि कक्षा 6 की इतिहास के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो भी एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं वो आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 8, अशोक एक सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो ये जो लेसन है वो है अशोक के बारे में। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कैसे युद्ध का त्याग किया और वो कैसे राजा थे, उस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो हम लोग अपने पॉइंट से मेन पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं वो हम उनसे शुरू करते हैं। भारतीय प्रतीक चिन्ह को सारनाथ में रखे अशोक के स्तंभ पर बने 4 सिंहों से लिया गया। तो 4 सिंह जो उसके ऊपर बने गए हैं, उस जो ये चिन्ह है भारतीय, हमारा जो अशोक चक्र है, जो हमारे एलिफेंट वाला जो नीचे अशोक चक्र होता है, वो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से 4 सिंहों को लिया गया है। उसके बाद अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो अशोक जो थे वो एक मौर्य वंश के शासक थे जिसकी स्थापना किसने की थी? जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से की थी। तो चंद्रगुप्त का बहुत ही क्या कहते हैं, साथी था। उसकी उनकी सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं हो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कभी कभी कौटिल्य को पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के सहायक कौन थे, या फिर इनमें से कौन चंद्रगुप्त के सहायक हैं। तो आपको कौटिल्य या चाणक्य में से कोई भी नाम आ सकता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। और जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो आप बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो ऑप्शंस में कौटिल्य भी हो सकता है, चाणक्य भी हो सकता है। तो दोनों ही एक ही नाम है। तो आप ये याद रखिए कि कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला हुआ करती थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी मौर्य वंश की राजधानी है या कौन सी नहीं है। तो ये 3 राजधानियों को आप याद कर लीजिए, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ये 3 राजधानियां मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन में सरकारी अधिकारी का निवास हुआ करता था। उज्जैन उत्तर भारत की से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो उज्जैन जो था वो सरकारी अधिकारी का निवास था। उस वक्त मौर्य वंश में जो उज्जैन था वो सरकारी अधिकारी का निवास हुआ करता था, और जो कि उत्तर भारत से दक्षिण जाने वाले रास्ते में पड़ता था। राजकुमारों और राजधानियों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। तो राजकुमारों को जो राजधानियां थी वो नियुक्त की जाती थी, जिससे कि वहां पर वो राज कर सके। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिम जो था वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो था वो सोने के लिए प्रसिद्ध था। ये सब हम मौर्य वंश के दौरान क्या क्या हुआ था और उस पीरियड में क्या था वो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो अब कभी कभी पूछा जाता है मेगास्थनीज कौन था, या फिर सेल्यूलस निकेटर के बारे में पूछा जाता है, या मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूलस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूलस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज। राजा का महल लकड़ी का बना था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक जो था वो अपने जो अभिलेख लिखता था वो 2 लिपियों में लिखा करता था, एक प्राकृत और एक देवनागरी। अशोक ने गद्दी संभालने के 7 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग उड़ीसा के निकट एक नगर था। तो 7 साल बाद जब वो अपनी गद्दी पर आ गए थे, उसके बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग विजय के बाद अशोक ने युद्ध ना करने की घोषणा की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस विजय के बाद अशोक ने युद्ध करने का त्याग कर दिया था, जो हमारा लेसन का नाम भी है कि अशोक एक सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। तो कब त्याग दिया था? कलिंग विजय के बाद उन्होंने युद्ध को त्याग देने की घोषणा कर दी थी। अशोक ने धर्म की शुरुआत की जो बौद्ध धर्म से प्रेरित था। तो अशोक ने एक सिस्टम लेकर आए थे, वो धम्म, जिसको हम हिंदी में धम्म बोलते हैं,
तो जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित था और वो बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या है। भारत में ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। 21 वर्ष पहले चीन के महान दीवार का निर्माण हुआ। तो 21 वर्ष पहले चीन की महान दीवार का निर्माण हुआ जो 6400 किलोमीटर लंबी है, जो 6400 किलोमीटर लंबी है। मौर्य वंश के पतन के बाद शंख वंश की स्थापना हुई। जब मौर्य वंश खत्म हो गया तो उसके बाद शंख वंश की स्थापना हुई थी। रेशम मार्ग पर चीनी, ईरानियों और रोमन का नियंत्रण था। तो रेशम मार्ग जो सिल्क रूट था उस पर कौन कौन लोगों का वो था, नियंत्रण था? 3 का नियंत्रण था, चीनी, ईरानियों और रोमन का। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। 21 साल पहले सातवाहन वंश की स्थापना मध्य भारत और पश्चिम भारत में हुई थी। 21 वर्ष पहले सातवाहन वंश की भी स्थापना की गई थी। 17 साल पहले मध्य भारत और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश की स्थापना भी की गई थी। 17 साल पहले मध्य और उत्तर भारत में गुप्त वंश की भी स्थापना हुई थी। तो ये सब वंश की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कब हुई थी और कहाँ कहाँ पे की गई थी। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले के बीच चौलचेर और पांड्य वंश की भी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों वंशों की भी स्थापना 2200 से 1800 साल पहले की गई थी। 1500 साल पहले चालुक्य और पल्लव वंश की भी स्थापना हुई थी। तो इन दोनों वंश की भी 1500 साल पहले स्थापना की गई थी। तो आपने देखा कि मौर्य वंश के बाद कितने सारे वंश थे जो जिनकी स्थापना की गई थी और जिनका हमें स्पेसिफाइड पीरियड नहीं पता, लेकिन कुछ अप्रॉक्सीमेट पीरियड 1700 साल पहले, 2100 साल पहले, 1500 साल पहले हमें बताया गया है, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वंश कब आया था। तो ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो गया है। 8वां अध्याय हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 9वां अध्याय जो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो कौन कौन से गांव बने, कौन कौन से शहर बने, कौन कौन उनके राजा थे और किस किस तरीके से वो वहाँ पर काम किया जाता था, ये सब अध्याय 9 में बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो लोहे का प्रयोग पहले नहीं हुआ करता था, तो 3000 साल पहले शुरू हुआ। किसी ने अगर पहले की वीडियो मेरी देखी है तो उसमें भी मैंने लोहे के बारे में बताया गया है कि जब खेतीबाड़ी लोगों को आने लगी, उसको डेवलप करने के लिए, वहाँ पर हल का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने लोहे का इस्तेमाल शुरू किया। तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को बेलेला कहते हैं। तो तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को क्या कहते हैं? बेलेला कहते हैं। साधारण हलवाहों को उडवार कहते हैं और भूमिहीन किसानों को दास कहते हैं। तो जिनके पास भूमि नहीं होती है, जिनके पास अपना लैंड नहीं होता है, उन्हें दास कहा जाता है। तमिल की प्राचीन साहित्यों को संगम साहित्य कहते हैं। 3000 साल पहले करीब संगम साहित्य की रचना की गई। संगम साहित्य कविताओं का साहित्य था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संगम साहित्य कहाँ रचना की गई या वो उसके अंदर क्या बताया जाता है? तो उसमें कविताओं का संग्रह है, उसमें कविताओं के बारे में या कविताएं उसके अंदर लिखी गई है। जातक कहानियों का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। बेरी गाजा से जड़ी बूटी, हाथी दांत, बोमेद, कर्नालियन, सूत, कपड़ा, रेशम तथा इत्र की निर्यात होता था। तो निर्यात किन किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था? ये जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं, हाथी दांत, जड़ी बूटी, बोमेद, सूती कपड़ा, रेशम, इन सब का निर्यात किया जाता था। शराब, तांबा, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात किया जाता था। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपने देखा किस किन चीज़ों का किया जाता था। आहत सबसे पुराने सिक्के कहलाते हैं जो प्रचलन में पूरे 500 साल तक थे। तो 500 साल तक इन सिक्कों का इस्तेमाल किया गया। आहत सिक्कों को चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था। तो यहाँ पर इनमें क्या मुख्य बात थी? जो इनका जो इस्तेमाल था वो 500 साल तक किया गया कि इन सिक्कों को चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों के साथ बनाया जाता था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। तो आज भी मथुरा में बहुत बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती हैं कृष्ण जी की। तो मथुरा जो था वो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का स्थान था, मेन सेंटर था। वहाँ पे बहुत बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती थी। आगे देखते हैं और क्या है इस लेसन में। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों
की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र था, अभी भी आज भी मथुरा को एक धार्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ बहुत बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। ये कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। ये आज भी हम जानते हैं कि कृष्ण भक्ति के लिए मथुरा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उत्तरी भाग में मिलने वाले कई चमकीले पात्र प्राय काले रंग के होते थे। इसमें खास चमक होती थी। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आपने देखा कि वाराणसी दक्षिण में और मदुरई में कपड़ों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ पर चमकीले पात्र भी, रंग बिरंगे पात्र भी मिलते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने के लिए, जिन्हें श्रेणी कहा करते थे, तो ये शिल्पकार जो थे और व्यापारी थे, ये अपने अपने संघ बनाते थे, अपने अपने ग्रुप्स बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु पतन था। तो अरिकामेडु पतन था 2200 साल से 1900 साल पहले। वहाँ दूर दूर आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पे दूर दूर से आए सामान वहाँ पर उतारे जाते थे। अरिकामेडु पतन में रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। तो वहाँ पर ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये भी सामान वहाँ पर उतारा जाता था या आता था। अगस्तस ने कहा था कि रोमन ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। तो अगस्तस कहता था कि रोमन जो था वो एक ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर से बनवाया था। अगस्तस ने बड़े बड़े मंदिर तथा महल भी बनवाए हैं, रंगमंडल बनवाए जिसके चारों ओर दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती है। तो अगस्तस ने और क्या क्या, बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए हैं, रंगमंडल भी बनवाए हैं, जहाँ पर दर्शकों के बैठने के लिए जगह, सीढ़ी भी हुआ करती थी। शिल्पकारों को श्रेणी कहा जाता था। तो शिल्पकारों को श्रेणी कहा जाता था, ये हमने ऊपर भी देखा है। जो व्यापारी और शिल्पकार एक ग्रुप बनाने लग जाते थे, उन्हें श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉवल चैप्टर भी खत्म हो जाता है हमारा। अब हम लोग देखते हैं 10वां लेसन, जो क्या है, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। अब व्यापारी राजा उस समय में किस तरीके से हुआ करते थे, तीर्थयात्री कहाँ जाते थे, क्या करते थे, व्यापारी राजा किसका व्यापार करते थे और क्या चीज़ें वहाँ पर फेमस थी, ये हम कक्षा 6 के इतिहास के 10वें अध्याय में देखते हैं। इसके मेन पॉइंट्स हम लोग अब देखते हैं, जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य के काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में क्या कहा जाता था, तो काले सोने के नाम से उसे बुलाया जाता था। संगम कविताओं में मुवेदर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तो देख रहे हैं आपकी, ये एक तमिल शब्द है जिसकी चर्चा संगम कविताओं में की जाती थी। साहित्य संगम के बारे में हमने वहाँ पहले पढ़ा है, जिसमें तमिल की कविताओं का संग्रह होता था। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के 3 मुखियों के लिए किया जाता था। ये थे चेर, चोल और पांड्या। ये 3 घरानों के लिए, 3 परिवारों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो थे चेर, चोल और पांड्या, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो 2300 साल पहले ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, ये तीनों परिवार बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। तो इनका जो सातवाहनों का सबसे मुख्य राजा कौन था, तो गौतमीपुत्र और सातकर्णी था। सातवाहन के शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो रेशम बनाने, जो सिल्क बनाने का जो आविष्कार था, वो सबसे पहले चीन में करीब 7000 से पहले हुआ था। जिस रास्ते से यह लोग यात्रा करते थे, उस रेशम मार्ग को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। जहाँ पर रेशम का रचना हुई और जहाँ से रेशम निकल कर जाता था, जो रेशम का मार्ग था, उसे सिल्क रूट के नाम से हम इतिहास में जानते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो सिल्क रूट पर सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल रखा जाता था, वो कौन रखता था, कुषाण रखते थे। पेशावर और मथुरा इन 2 प्रमुख मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। तो कुषाण के जो सबसे ज़्यादा पेशावर और मथुरा, ये 2 जो थे मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, और तक्षशिला भी इनका एक राज्य था। सिल्क रूट मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने
के पतनों तक जाती है। तो सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक जाता है? सिल्क रूट मध्य एशिया और सिंधु नदी से के मुखाने के पतनों से होकर जाती है। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो सबसे पहले सोने के सिक्के कौन लेके आया था? कुषाण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के कौन लेकर आया था हमारे इतिहास में, जो था कुषाण। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जो 1900 साल पहले शासन करता था। तो सबसे इनका जो फेमस राजा था वो कौन था? कनिष्क था। बुद्ध चरित की रचनाकर कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो एक बुद्ध चरित है जिसकी रचना अश्वघोष ने की थी, जो कि कनिष्क के दरबार के एक उसमें रहा करते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो और भी बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म में नई विचारधारा का विकास हुआ, जो मूर्तियों में विश्वास करने लगे और बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने लगे। तो उन्होंने मूर्तियों में विश्वास करना शुरू कर दिया था, जो कि नई विचारधारा के साथ आए थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी टीचिंग्स को फैलाने के लिए मूर्तियां का आविष्कार या मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। बोधित्व एकांतवास में विश्वास रखते थे और लोगों की शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। तो ये जो थे वो क्या? एकांत रहने में विश्वास रखते थे, अकेले रहने में विश्वास रखते थे और शिक्षा देने में बहुत ज़्यादा मदद करते थे। बोधित्व की शिक्षाएं मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान में फैल गई। तो इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी जो शिक्षाएं थी, वो इन जगह पर फैल गई। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। तो मथुरा में जो है उनकी प्रतिमा स्थापित है और कार्ले जो है एक महाराष्ट्र में एक गुफा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये देखा आपने 10 चैप्टर, इसके थोड़े से पॉइंट्स और हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं और क्या दिया गया था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला हुआ है। तो थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ कहाँ है? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में, इन भागों में फैला हुआ है। 1600 साल पहले भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया। तो फाहियान, तो ये एक यात्री था जो कि फाहियान 16 साल पहले चीन से आया था। ये एक चाइनीज वो था, यात्री था जो कि भारत में आया था। ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया, उसके करीब 50 साल बाद इतिसंग आया। तो आपने देखा कि ये जो स्कॉलर्स थे, ये जो यात्री थे, ये लोग, एक ह्वेनसांग था और एक था इतिसंग। जो था वो 1400 साल पहले आया था और ये 50 साल बाद, उसके 50 साल बाद आया। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या नालंदा बिहार में अध्ययन किया। तो एक नालंदा जो यूनिवर्सिटी है बिहार में, वहाँ पर इन्होंने जाकर उसका अध्ययन किया, बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में भी की गई है। तो भक्ति मार्ग की जो चर्चा है वो भगवत गीता में भी की गई है। एरन मध्य प्रदेश की शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। तो एक जो मध्य प्रदेश में एक मूर्ति, शानदार मूर्ति विष्णु की बनाई गई है, वो उनके वराह रूप की है। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो ईसाई धर्म कहाँ से शुरू हुआ? करीब पश्चिम एशिया में 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ था, वहाँ से ईसाई धर्म शुरू हुआ था। ईसा मसीह का जन्म स्थल बेथलहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो आप देख रहे हैं ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था, जो कि रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो यहाँ पर हमारा 10वां चैप्टर भी खत्म होता है। तो आपने देखा हमने बहुत कम समय में 8, 9, 10 चैप्टर खत्म कर लिए। अब आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए 7-8 मिनट में हम लोग 11वां और 12वां चैप्टर भी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो अब देखते हैं हम लोग 11 चैप्टर, 11 अध्याय, कक्षा 6 के इतिहास का। नए साम्राज्य और राज्य। नया साम्राज्य और राज्य, इसके अंदर क्या दिया गया था? कौन कौन से नए साम्राज्य बने थे और कौन कौन से नए राज्य बने थे, ये अध्याय 11 में बताया जाएगा।
इसके अंदर देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में उसके दरबार कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी कविता से पता चलता है। तो हरिसेन ने एक कविता लिखी गई थी समुद्रगुप्त के दरबार में, वो दरबारी था, उससे समुद्रगुप्त के पीरियड के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। सिक्के पर वीणा बजाते हुए राजा समुद्रगुप्त को दिखाया गया। तो इस पीरियड में इनके जो सिक्के चलते थे वो समुद्रगुप्त जो थे उसमें वीणा बजाते थे, जो कि उनके उसमें सिक्कों पर दर्शाया गया है। प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र, पटना, यह गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो ये समुद्रगुप्त के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ये पहले भी लेसन में बताया गया है, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसे बड़ी उत्पत्ति धारण की थी। तो ये एक बहुत बड़ी उत्पत्ति होती थी उस टाइम पर जो इन्होंने धारण की थी। समुद्रगुप्त के दरबार में कालिदास और आर्यभट्ट थे। तो समुद्रगुप्त के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कालिदास और आर्यभट्ट कौन से दरबार में काम किया करते थे या वो कौन से दरबार का हिस्सा थे। तो वो समुद्रगुप्त के दरबार का हिस्सा माने जाते हैं। राजा हर्षवर्धन ने 14 साल पहले शासन किया था। तो राजा हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया था। दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। तो बाण भट्ट ने, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बाण भट्ट ने क्या लिखा था। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी, जिसको हर्षचरित बोले या हर्षचरिता बोला जाता है। चीनी यात्री हवेनसांग हर्ष के दरबार में काफ़ी समय तक रहे। तो चीनी यात्री जिसके बारे में पिछले लेसन में बताया गया है, हवेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में बहुत साल रहे और उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार के बारे में बहुत जानने की और जानकारी लेने की कोशिश की। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। तो पल्लवों का राज्य कहाँ से कहाँ तक है? कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास तक, वहाँ तक फैला हुआ है। तो और आगे देखते हैं इस लेसन में और क्या क्या है। चालुक्यों का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, जो व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। तो ये चालुक्यों के बारे में कुछ दिया हुआ है। चालुक्यों के राज्य जो थे कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था और इनकी जो राजधानी थी वो ऐहोल थी और ये व्यापारिक और धार्मिक का केंद्र था। यहाँ पर व्यापार और धार्मिक स्थान बनाया गया था, वो मेन सेंटर था यहाँ का। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन 2 बोला जाता है, जो कि चालुक्य राजा, बहुत प्रसिद्ध राजा थे चालुक्य वंश के। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्तित से पता चलता है। तो उन्होंने एक, उनके जो दरबारी थे रवि कीर्ति, उन्होंने प्रशस्तित एक लिखा गया था जिसके बारे में उसको पढ़ करके हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ले सकते हैं और चालुक्य दरबार के बारे में और जानकारी वहाँ से हमें प्राप्त होती है। मुख्य न्यायाधीश को कहाँ दंड नायक कहा जाता था। यह एक अनुवांशिक पद होता था। तो ये एक मुख्य जो न्यायाधीश थे, जो न्याय करता था, उसे कहाँ दंड नायक कहा जाता था, जो कि एक अनुवांशिक पद होता था। सेना नायकों को नियमित वेतन ना दे करके बदले में उन्हें भूमि प्रदान की जाती थी। तो सेना नायक जो थे उन्हें उस समय में वेतन नहीं दिया जाता था। जो चालुक्य किंगडम था उसके अंदर उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था और उन्हें उसकी जगह पे भूमि प्रदान की जाती थी। लगभग 1400 साल पहले इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहिब ने अरब में की थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस्लाम धर्म था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1400 साल पहले मोहम्मद साहिब ने अरब में की थी। तो अब हमारा जो है आखिरी लेसन बचा है, जो है अध्याय 12, इमारतें, चित्र और किताबें। तो इसमें इमारतों के बारे में, चित्र के बारे में और किताबों के बारे में बताया गया है, जो कि उस समय में एंशिएंट हिस्ट्री में प्रयोग में लाई जाती थी। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेहरौली दिल्ली का लोभ स्तंभ गुप्त शासन चंद्रगुप्त ने बनवाया था, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। तो यहाँ पर जो लोहे का स्तंभ है मेहरौली में, वो चंद्रगुप्त ने बनवाया था, जिसमें आज तक भी जंग नहीं लगी है। स्तूप शब्द का अर्थ टीला होता है। स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों
के शरीर के अवशेष या कोई कीमती पत्थर के सिक्के रखे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्तूप जो है वो टीला होता है। स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है और उन डिब्बों में बुद्ध धर्म से रिलेटेड या उनके अवशेष जो है या सिक्के पाए जाते हैं। स्तूपों के चारों ओर प्रक्रिया करने वाले एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है और जिसे वेदिका कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्तूपों के आसपास परिक्रमा लगाने वाले जो रास्ता होता है उसे रेलिंग से घेर दिया जाता है और उसे वेदिका कहा जाता है। वेदिका के में प्रवेश द्वार बने होते हैं। तो वेदिका में जाने के प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। तो यहाँ पर सुंदर कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं। एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो एहोल जो था वो ऊपर हमने पढ़ा था कि एहोल जो थी वो कैपिटल भी थी। एहोल जो था वो चालुक्यों की राजधानी भी थी। तो यहाँ पर दिया गया है कि एहोल जो है वो वहाँ पर एक दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई एक विहार में थी। तो ये अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। तो ये रंग पौधों खनिजों से बनाया गया था और इन्हें चित्रों से सजाया गया था। तो आखिरी लास्ट हम लोग देखते हैं कि क्या चैप्टर 12 में और क्या क्या किया गया था। पार्ट 12 में और क्या क्या हुआ था आगे देखते हैं। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पतिकारम जो थे वो एक महाकवि थे तमिल के, जिनकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो एक इलांगो जो था वो एक कवि था जिसके बारे में जो एक महाकाव्य की रचना उन्होंने की थी, जो कि एक तमिल महाकाव्य है। उसकी रचना इन्होंने की थी जिसका नाम था शिल्पतिकारम। तमिल महाकाव्य मणि की कलाई के करीब 1400 साल पहले सारनाथ द्वारा लिखा गया। इनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो कोवलन और माधवी की बेटी की इसमें कहानी है। कोवलन एक व्यापारी था। तो यहाँ पर कहानियों के बारे में देख रहे हैं आप, कहानियाँ इसमें लिखी जाती थी। सत्यनाथ द्वारा लिखा गया था। तो ये 1400 साल पहले सत्यनाथ के द्वारा लिखा गया था। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। कालिदास संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। पुराणों को स्त्रियां तथा शूद्रसून कहते थे। तो पुराणों को स्त्रियां तथा शूद्रसून कहते थे। पुराणों तथा महाभारत दोनों को ही व्यास ने संकलित किया था। तो पुराणों और महाभारत दोनों की रचना किसने की थी, संकलित किसने किया था, व्यास ने किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पुराणों की रचना किया संकलन किसने किया था या महाभारत का संकलन किसने किया था, तो व्यास ने संकलन किया था। स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों का जातक कथाओं का वर्णन किया जाता है। तो स्तूपों पे जो रेलिंग होती थी या फिर अजंता में जो चित्र बनाए जाते थे उसमें कहानियों या कथाओं का वर्णन किया जाता था। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट एवं नामक पुस्तक लिखी थी। इनमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो दिन और रात पृथ्वी के अपनी जो वो चक्कर लगाती है उसकी वजह से, जो रोटेशन होता है उसकी वजह से, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसकी वजह से आर्यभट्ट ने कहा था कि दिन और रात होते हैं। भारत ने के गणित के शून्य का आविष्कार किया था। ये सबको पता है, हम सब ने सुना भी है कि भारत में गणित में शून्य का आविष्कार हुआ था। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले कालू नामक के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो कागज का जो आविष्कार है वो 1900 साल पहले कालू नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। तो देखा आपने कि हमने कम समय में, बहुत ही ज़्यादा कम समय में हमने 5 चैप्टर्स कवर कर लिए। अगर आप एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपके 5 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।